नमस्कार दोस्तों, अनुप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम के तहत प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं एग्ज़ाम में उनको देख रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स का क्लास है, इसके अलावा जीएस का और रीजनिंग का क्लास चल रहा है। प्रीवियस ईयर्स प्रश्न का जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैथ को देखेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा अभी तक जितने भी एग्जाम कराए गए हैं उनमें आए हुए प्रश्न को। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 16 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 20 हैं। ये मिस प्रिंट हुआ है, 20 हैं। एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 हो गया, लेकिन एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के छात्रों का औसत जो था वो गिरकर 20.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद समूह को छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक क्या थे, ठीक। तो इस तरह देखिए, पहले इसे समझिए कि 16 छात्रों का जो है औसत कितना था, 20 था, ठीक है। मतलब जो टोटल अंक था वो 320 अंक था, है ना। उसके बाद दिया हुआ है एक छात्र ने समूह को छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत 21 होगा। शेष कितने बचे, जब एक छात्र चला गया तो शेष बचे 15, पहले 16 थे अब 15 बचे, और इस 15 का औसत जो हो जा रहा है वो 21 हो जा रहा है, 21 अंक। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा, 315। ये 315 हो गया। एक छात्र के जाने पर जो टोटल अंक हो गया 315, तो मतलब जो 5 बचा यह समूह को छोड़कर जाने वाले छात्र का अंक है। ये पहले छात्र का हो गया जो पहले छोड़ के गया था, लेकिन फिर बाद में कह रहा है कि एक अन्य छात्र इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि समूह में शामिल होने वाले छात्र का जो अंक होगा, मतलब 16 छात्रों का जो एवरेज होगा वो 20.5 हो गया, जो गिर कर इतना हो गया 16 का, क्योंकि वो एक आया, 15 तो पहले ही था। तो 16 का 16 गुणे 20.5 हो गया। फिर इसके बाद इसमें से यदि हम 15 छात्रों का जो एवरेज 21 है इसको निकाल दें, इसका डिफरेंस ले लें जो हमने भी यहाँ पर किया, तो ये डिफरेंस हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 328 हो जाएगा और माइनस, और ये कितना हो जाएगा 315। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 13। देखिए यहाँ पर कहा गया है लास्ट में कि समूह को छोड़कर जाने वाले छात्र और समूह में शामिल होने वाले छात्र के औसत प्राप्तांक, मतलब समूह को जो छोड़कर गया था छात्र उसका नंबर कितना था 5, उसका जो अंक था वो 5 था, और समूह में शामिल होने वाले छात्र का जो नंबर था वो प्राप्तांक कितना था उसका 13। इन दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यही होता है जो औसत होता है। औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना हो गया 18 और संख्या कितना हो गया 2। इसका जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार कुछ अंडे 19.20 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और 25% की लाभ पर बेच देता है। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य, देखिए हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/100 प्लस माइनस एक्स। यह एक्स क्या है, लाभ भी है और एक्स हानि भी है। जब लाभ होगा तो ये प्लस का सिंबल लगेगा और जब हानि होगा तो माइनस का सिंबल लगेगा। देखिए आप जब भी पूरा लाभ हानि लगा लेंगे तो ये फार्मूला जो है ये प्रत्येक सवाल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी में देख लेंगे तो यहाँ से एक अंडे का अगर हम क्रय मूल्य निकाल लें, क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है और 25% लाभ दिया है मतलब लाभ हानि निकालना है, और विक्रय मूल्य हमको लास्ट में पूछा हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया है कि 12 अंडे जो है वो 19.20 रुपये का है। मतलब यही 12 अंडे मतलब एक दर्जन, वही कह रहा है कि 19.20 और प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है। तो एक अंडे का जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 19.20 डिवाइड बाई 12। तो ये एक अंडे का क्या हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। एक अंडे का क्रय मूल्य हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर हम
इसको 25% लाभ पर बेच दे। मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया 19.20 डिवाइड बाई 12, ये क्रय मूल्य हो गया। और इक्वल टू विक्रय मूल्य हमको पता नहीं है, सेलिंग प्राइस, जो कि हमको पता करना है प्रश्न में। और 100/100 प्लस यक्स, यक्स यहाँ पर लाभ है, 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 125। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 19.20 में 12 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.6। इसको इस साइड लेते आएंगे डिवाइड के, तो ये मल्टीप्लाई 125/100 SP। यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 रुपये। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 12x² माइनस AX प्लस 7AX² प्लस 9x प्लस 3 का केवल पुनरावृत्त समाधान है, तो ए का पूर्ण सकारात्मक समाधान क्या होगा। देखिए ऐसा जब प्रश्न आए तो आपको डी निकालना है। एक जैसे डी इक्वल टू 0 अगर आप ले लिए तो वहाँ पे डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी अगर 0 लेते हैं तो इसके बराबर क्या होता है B² माइनस 4AC। तो इसी को हमको निकालना है। ये देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये हमने इसको पूरा लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समाधान होने पर डी इक्वल टू अगर हम 0 के हिसाब से लें तो 0 के हिसाब से लेंगे तो 12x² माइनस AX², उसके बाद माइनस AX माइनस 9x प्लस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम x² क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 12 माइनस a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस x कॉमन लेंगे तो a माइनस a प्लस 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग d बराबर B² माइनस 4AC को लेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऐसा लेंगे इसके तहत तो a प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 माइनस a गुणे 4 इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, देखिए यहाँ पर B² जो है, देखिए ये A² प्लस BX प्लस C होता है, इसी की फॉर्म में है ये। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे B² ये B हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे C हो गया, तो यहीं पे हो गया B² माइनस 4AC। अब इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसका स्क्वायर रूट खोल देंगे हम लोग। A² प्लस 81 प्लस 18A माइनस 192 प्लस 16A इक्वल टू 0। A² प्लस 34A माइनस 111 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद खोल लेंगे इसको, देखिए कॉमन ले लेते हैं A प्लस 37 से और माइनस 3 A प्लस 37, तो दो फॉर्म को मिले। तो यहाँ पे हमको सिंपल सा चीज़ है कि माइनस वाला ही लेना है कि, और जब हम माइनस वाला लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए A माइनस 3 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा A प्लस 37। जब A माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा 3। यह प्लस जो होता है नहीं लेते हैं क्योंकि ये इस साइड बराबर के 0 आने के बाद माइनस में बदल जाता है। जैसे A प्लस 37 इक्वल टू 0 लेंगे तो A बराबर माइनस 37 आ जाएगा। तो माइनस का नहीं लेते हम लोग, प्लस का ही लेते हैं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 7577 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। पहले तो हम लोग देखिए वर्ग कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। इस तरफ से हम लोग क्या करेंगे, 2 का लेंगे पेयर। जब पेयर बनाते हैं यहाँ पे देखिए 2 पेयर है तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर जा रहा है 8 बार, ठीक 8 बार। उसके बाद यहाँ से 64 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं 16। फिर इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस करते हैं 1 1। फिर इसके बाद ये हमेशा जब भी उतरेगा ये साथ में पेयर लेकर ही उतरेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 7 बार जाएगा। फिर से वहीं करेंगे 7 बार जाएगा तो 7 से यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे 9611 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको
जोड़ लेंगे, कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो शेष बचा, ये शेष अगर ना बचता तो यह एक स्क्वायर पूर्ण रूप से हो जाता। इसका मतलब है कि अगर हम 75 77 में से 8 को घटा दें तो 75 69 जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक पूर्ण रूप से स्क्वायर मिलेगा, एक पूर्ण रूप से वर्ग मिलेगा हमको। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपये की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि PRT/100 आपको पता ही होगा। ठीक है, जो PRT/100 है इसका क्या होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, मूलधन जो होता है वो दिया हुआ है 2000, और उसके बाद रेट कितना दिया हुआ है 8.5%, और जो टाइम दिया हुआ है वो 6 वर्ष दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा जो कि पूछा गया है। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 1020। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि 3 दर्जन अमरूद का मूल्य 90 रुपया है तो 240 रुपये में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। देखिए जब इस टाइप का प्रश्न आए तो यहाँ पे लास्ट में देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको अमरूद पूछ रहा है, अमरूदों की संख्या पूछ रहा है कि हम कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं। यदि यहाँ पे ये पूछता कि कितने रुपए में खरीदे जा सकते हैं तो हम लोग रुपए के हिसाब से लगाते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रुपए के हिसाब से पूछा हुआ है, तो यहाँ पे 90 रुपये में 3 दर्जन अमरूद, तो हम लोग लिख लेंगे कि 90 रुपये में 3 दर्जन अमरूद हमको मिल रहा है। 3 दर्जन मतलब 36 अमरूद, क्योंकि 1 दर्जन में होता है 12 अमरूद और 3 दर्जन में बढ़ते हैं 36 अमरूद हमको मिलेंगे। देखिए 90 रुपये में 36 अमरूद, तो 1 रुपये में, देखिए इस 90 रुपये को 1 करने के लिए क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमको इस साइड भी 90 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड की इस साइड अगर हम लोग भाग दे रहे हैं जिस अंक से, डिवाइड की इस साइड भी भाग देना पड़ेगा। तो 90 से यहाँ भाग देने पर 1 रुपया हो गया, और इस साइड क्या हो गया 36/90 अमरूद। और यहीं पे पूछ रहा है कि 240 अमरूद, अगर हम इस साइड 240 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड भी 240 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस साइड से हो जाएगा कि 240 रुपया, कितना अमरूद हो जाएगा 36/90 मल्टीप्लाई 240, इसका डिवाइड कर दे रहे हैं हम, तो 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 96। ठीक है, तो 96 जो है 240 रुपये में 96 अमरूद हमको मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो उसका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके साथ। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम आपको ट्रिक भी बताते चलेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ ये प्रश्न बहुत ही सरल है। इसको लगाने का तरीका क्या है आपको पता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बार का सॉल्यूशन होता है, फिर उसके बाद अब छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और इसके बाद जो होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और -6। ठीक है, तो 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, और जब इस ब्रैकेट में से इसको हटाते हैं तो वो उसका सिंबल जो होता है चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर 3 आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 सहभागियों यम और यन ने एक कार खरीदी। यम ने बतौर अपने हिस्से की कार की लागत के 3/7 भाग का भुगतान किया, और एन की तुलना में एम ने, ये एम है, एम की तुलना में एन ने 31,540 को दिए, इतने रुपए उसको दिए। कार की लागत पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कार की लागत क्या है, एक्स है, माना
कार की लागत कितनी है, x रुपये। ठीक है, तो m का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/7x। ठीक है, तो और उसके बाद n का हिस्सा कितना हो जाएगा, 4/7x। अब यही डिफरेंस जो है उसका दिया हुआ है, तो 4x/7 माइनस 3x/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31,540 ये। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो x/7 इक्वल टू 31,540 हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल टू 31,540 ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,20,780। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पाइप है, कौन सी पाइप है, एक पाइप है ए, एक बी है और एक सी है, किसी खाली टंकी से जुड़े हैं। जो भी जिस टंकी से भी जुड़े हैं ये तीनों पाइप क्या है, ए बी और सी, ये किसी खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप 4 और 10, मतलब पहले दो पाइप ए और बी, ए 4 घंटे में टंकी को पूरा भर सकता है और 10 घंटे में बी भर सकता है, और तीसरी पूरी टंकी भरने में 6 घंटे लग जाता है। जो तीसरी है सी, उसको पूरी टंकी भरने में 6 घंटे लग जाता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी आधी भरी हो तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर यह है कि जब टंकी आधी भरी हो, इसका मतलब ये है कि टंकी आधी खाली है। अगर टंकी आधी भरी है तो इसका मतलब क्या है कि टंकी आधी खाली है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर ए जो है 4 घंटे में क्या करता है, भर लेता है, तो इसका मतलब है कि 1/4 प्लस में होगा, वो भर रहा है। बी भी भर रहा है 10 घंटों में टोटल, तो ये भी प्लस में होगा 1/10। उसके बाद सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है 6 घंटों में, तो ये -1/6। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 ले सकते हैं, 60 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 10। इसको सॉल्व करते हैं, 15 6 21, मतलब 11/60। अब देखिए जो 11/60 आया वो किसी टंकी के एक भाग को भरने में भरने में जो है। ठीक है, अब इसके बाद जब पूरा ये भरने में कितना समय लेगा, तो ये हो जाएगा 60/11। ठीक है, ये देखिए एक भाग पूरा भरने में 60/11 घंटा लेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए कहा गया है कि जब टंकी आधी भरी होगी, तो जब टंकी आधी भरी होगी इसका मतलब है वो आधी खाली होगी। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30/11 घंटा, जो कि जो आधा बचा हुआ है उसको 30/11 घंटे में वो कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30/11 ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 9% की दर से x को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6.25% के दर से 7 को निवेश करने पर मिलता है। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर ये y है, 7 नहीं है। ठीक है, ये y है। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए बहुत ही सरल है। आपको देखिए दिया है PRT 2 बार दिया हुआ है और इसी के तहत ब्याज, जो ब्याज मिल रहा है उतना ही मिल रहा है, मतलब दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है, मूलधन एक जगह x है यहाँ पर और एक मूलधन y है। तो यहाँ पर P की जगह हम लोग पहले x लेंगे, रेट दिया हुआ है उसका 9% और समय 5, मतलब इसका जो ब्याज मिल रहा है ये मिलेगा इतना, यही बराबर है इसके किसके, y के 6.25% रेट के 8 वर्षों के लिए इतना। ये दोनों को ब्याज बराबर है। यहाँ से हम x और y का क्या कर लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे, जो कि हमको x और y का अनुपात पूछा गया। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा और उसके बाद x/y इक्वल टू 6.25 × 8 डिवाइड बाई 9 × 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 10/9। इसको सॉल्व करने पर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसका 10/9 आ गया, मतलब 10:9। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5x
-3 एक कोष्टक में, दूसरे में x + 4, ठीक है, -2x + 5, फिर दूसरे कोष्टक में दिया हुआ 3x - 4। उसके बाद इसी का जो है वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है, इसका ये जो ऑप्शन है यहाँ से है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आराम से सॉल्व कर लेंगे। यही एक इसका तरीका है, और इसके अलावा कोई इसके पास इसका तरीका नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे, कोष्टक को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसको बाद इससे करेंगे, फिर इस 3 से फिर इसमें करेंगे, और इस 3 से इसमें करेंगे। मतलब जो भी एक फैक्टर होगा उसके अगले कोष्टक के सभी फैक्टरों से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे 5x के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² प्लस, फिर इसका 5x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 20x, फिर -3 को x से -3x, -3 को 4 से मतलब -12। उसी तरह से इसको भी करेंगे, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x² प्लस 8x -15x प्लस 20। उसके बाद क्या करेंगे, सबको बराबर लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -x²। देखिए 5x² - 6x² मतलब x², 20x मतलब में से 3x गया, 17x यहाँ पर हो जाएगा, और 8x - 15x 7x यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, और उसके बाद ये -7x और +17x घटा देंगे तो +10x बचेगा। उसके बाद +8 बचेगा, 12 और +20। तो इस तरह से ये -x² + 10x + 8, इस तरह से कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा स्क्वायर है, तो x² + 10x + 8 ये माइनस में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, राज 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 7/3 घंटों में तय करता है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे जो दूरी की बात की गई है सेम दूरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 51 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए तो मतलब वहाँ पर किसकी बात हो रही है, चाल की बात हो रही है, और घंटे की बात हो रही है, यहाँ पे समय की बात हो रही है। अब हमको दूरी नहीं पता है, जो कि दूरी कह रहा है कि जा रहा है, वहीं किरण को भी जाना है और वहीं किसको जाना है, राज को भी जाना है। तो यहाँ पे जो दूरी है दोनों की समान है। अगर हम दूरी निकालें पहले से ही, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। इस हिसाब से चाल कितना दिया हुआ है, चाल पहले दिया हुआ है 51 किलोमीटर प्रति घंटा से, और समय कितना दिया हुआ है 7/3 घंटा, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 119 किलोमीटर क्या हो जाएगा दूरी। अगर हमको वही दूरी पता चल गया तो हम रख देंगे चाल बराबर दूरी बटा समय में। यहाँ पे चाल किरण का कितना है 68 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितना है 119, और उसके बाद समय कितना है, और वो हमको समय ही हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x कर देंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7/4, ठीक। 17 7 119 और 17 चौका 68, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/4 घंटा, मतलब 1 सही 3/4 घंटा। तो अगर आपके ऑप्शन में 7/4 है तो यही सही है, अगर 1 सही 3/4 होता तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दुगनी आयु का था। अब से 5 साल बाद, ये क्या है, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र का 5/8, श्याम की उम्र की 5/8 होगी, ठीक है, 5/8। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है श्याम की वर्तमान उम्र क्या है, तो सर कैसे निकालेंगे, पहले मान लीजिए श्याम की जो वर्तमान उम्र है, श्याम की वर्तमान उम्र मान लेते हैं x वर्ष, और उसके बाद प्रभात की भी मान लेते हैं y वर्ष, ठीक। उसके बाद अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे, x - 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 साल पहले जो है श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु था, तो x - 15, उसके बाद इक्वल टू y - 15, ये भी हो जाएगा 15 साल पहले, लेकिन कितना था, 2 गुना था। तो यहाँ से x - 15 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2y - 30
एक्स माइनस 2y इक्वल टू -15। ये देखिए ये पहला समीकरण बना। उसके बाद फिर से अब हम अगले यहाँ से चलेंगे, अब से 5 साल बाद। अब 5 साल बाद की बात करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान उम्र से ही हम लोग चलेंगे। x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 5/8 इक्वल टू 5y प्लस 5। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 25 बराबर 8y प्लस 40 हो जाएगा। तो 5x माइनस 8y बराबर 15। यहाँ से ये क्या मिल गया हमको, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण लेते हैं, x माइनस टू वाई बराबर कितना है, -15। और दूसरा समीकरण कितना है, 5x माइनस 8y बराबर -15। इसके बाद नीचे सिंबल जो है चेंज करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्योंकि एक संख्या तो हमको काटना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये -x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस साइड हो जाएगा, बचेगा -60 माइनस 15, क्योंकि 15 चौका 60 हो जाएगा माइनस में। इसके बाद ये नीचे का -15 बचा है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -75। तो मतलब -x इक्वल टू -75। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75, 75। तो 75 कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी में 2:30 बजने पर घड़ी की सुइयों द्वारा कितना अधिक कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले से समझिए कि 30 मिनट में मिनट की सुई, 30 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया जो कोण है, मिनट के द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 30 × 6 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, और 2 घंटे 30 मिनट, ये 2:30 बज रहा है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट है, 2 घंटे 30 मिनट। इसमें सुई के द्वारा बनाया गया कोण, इसमें सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 2, 30, 60, 30 बराबर 75 हो जाएगा, है ना। ये 75 हो जाएगा। अब 180 माइनस 75 करके निकाल देंगे तो ये 105 अंश का जो हो जाएगा वो डिग्री हमको निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ से देखिए 105 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, और ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती हैं, वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं। देखिए, जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि अंतराल पर कोई घंटियाँ बज रही हैं, या ऐसा कह दे कि किसी अंतराल पर साइकिल हो या धावक हो या घोड़े दौड़ रहे हों, लेकिन वो बाद में आकर एक समय में एक साथ चलने लगते हैं, एक साथ दौड़ने लगते हैं, एक साथ, अब यहाँ पे घंटी की बात हुई तो बजने लगती है, एक साथ बजने लगती है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ से आप 15, 30 और 45 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। देखिए कैसे, 3, 6, 9। ठीक, उसके बाद 3 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा वो 15 × 6 मतलब कितना आएगा, 90। तो जो 90 आएगा, घंटी 8 बजे सुबह एक साथ बजती है, तो अगली घंटी कब बजेगी, 90 मिनट बाद, मतलब 9:30 पे। ठीक है, 9:30 पे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है। इसका सॉल्यूशन जो है वो आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसका सॉल्यूशन हम अगले सेट में दे देंगे। आप इसका आंसर बताइएगा, और इसका सॉल्यूशन हो सकता है तो दीजिए, इसका आंसर भी बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट सेट में जरूर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x
बराबर -0.75। ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। तो थोड़ा सा आज मिसप्रिंट हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेट से जो है सुधार लेंगे। ठीक, तो इसको सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे कास, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हमको कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता करना है तो साइन स्क्वायर एक्स क्या इस साइड आ जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 3 कोष्टक में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -0.75। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये -3 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये -2 साइन, मतलब कि कुल मिलाकर 3 साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -0.75, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 3 है इस साइड चला जाएगा और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर -3.75। ये 3 जो है इस साइड चला आया। ठीक, तो माइनस से माइनस डिवाइड मतलब कट गया, और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 3.75/5, मतलब ये हो गया इसका कि 3/4। अब जब हम लोग साइन एक्स का 3/4 निकालेंगे तो ये रूट में और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 अंश, क्योंकि साइन 60 अंश का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 60 अंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वही है, यहाँ पे बोडोमास का उपयोग होगा, बोडोमास यूज करेंगे आप लोग। ठीक, तो देख लीजिए, इसको बता देते हैं, लेकिन इससे पहले वाले उस प्रश्न का आप लोग जरूर से जरूर रिप्लाई करिए। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -3। इसका आंसर कितना आएगा, -3। देखिए कैसे, पहली बात तो 8 माइनस, सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को, अगर है तो, इसमें है नहीं तो उसके बाद फिर उसके बाद डिवाइड को, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर उसके बाद माइनस को और प्लस को। चाहे माइनस को पहले करिए चाहे प्लस को पहले करिए। तो इस तरह से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका हम सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। देखिए मझले कोष्टक में 8 माइनस कोष्टक में 28 -53 कोष्टक बंद हो जाएगा, डिवाइड बाई -20 + 9। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या हटाएंगे, मझला कोष्टक हटाएंगे। तो यहाँ पे 8 माइनस 28 -53 डिवाइड बाई -11, वहीं चाहे छोटा कोष्टक दीजिए, मझला कोष्टक। फिर उसके बाद 8 + 25, ठीक, मझला कोष्टक बंद करिए, डिवाइड बाई -11। उसके बाद ये हो जाएगा बाहर 33 डिवाइड बाई -11, तो कितना हो जाएगा, -3। जब 33 बटा -11 करेंगे तो ये -3 ही आएगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए समचतुर्भुज की बात हो रही है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समचतुर्भुज, इसका एक विकर्ण जो है, इसका एक विकर्ण ये जो है वो कितना है, ये मान लीजिए Q है, और एक विकर्ण क्या होता है, P, और इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, समचतुर्भुज है, समान भुजाएं वाले चतुर्भुज हैं, तो इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, देखिए भुजा बराबर क्या होता है समचतुर्भुज में, आप याद रखिए इस फॉर्मूले को। भुजा बराबर होता है P² + Q² रूट में डिवाइड बाई 2। इसी फार्मूले पे आपको रख देना है, क्योंकि यहाँ पर एक विकर्ण पता है और 27 सेंटीमीटर एक भुजा पता है, मतलब चारों भुजाएं हमको पता है। तो यहाँ से Q का वैल्यू पता हो जाएगा। देखिए भुजा हमको पता है कितना है, 17, तो यहाँ पे रखेंगे क्या, 17, जबकि 17 नहीं, यहाँ पे ये 2 भी यहाँ पे चला आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2।
रूट में एक को हमको पता है कि 16 का स्क्वायर होगा, एक नहीं पता है क्यू का, इसी क्यू का हमको वैल्यू पता करना है। ये रूट इस साइड चला आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 34 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से 34 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए स्क्वायर निकालने का एक सिंपल तरीका है। पहला काम क्या करना है, इस 4 का स्क्वायर करिए तो 16, हाथ में 1, फिर उसके बाद 4 और उसके बाद इस 3 को और उसके बाद एक एक्स्ट्रा 2 को, कोई भी स्क्वायर निकालें, एक एक्स्ट्रा 2 को, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 ते 12 दूनी 24, ये हाथ में 1 था 25, 25 का 5, फिर हाथ में 2 लगा, फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए 9 और 9 तो 11, मतलब 1156। ठीक है, तो 1156 माइनस बराबर 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, प्लस क्यू स्क्वायर। इसको डिफरेंस क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 900। 900 बराबर क्यू स्क्वायर, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 30, तो 30 सेंटीमीटर जो आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो आप कमेंट करके बता दीजिए, पूछ लीजिए, आपको उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखिए ये है कि पाइप ए किसी खाली टंकी को अकेले 4 घंटे में भर देता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर 3 घंटे में भर देता है। पाइप ए को 1 घंटे में चलाने के पश्चात पाइप बी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखिए कह रहा है कि जैसे जैसे प्रश्न कहा है वैसे वैसे हमको करना है। कह रहा है कि ए जो है, ए वो 4 घंटे में क्या कर रहा है, किसी खाली टंकी को भर देता है। अगर वो अकेले काम करता है तो 4 घंटे में भर देगा, लेकिन अगर वो बी के साथ मिल जाता है तो वो 3 घंटे में समय लगाता है, 3 घंटे में उसको भर देता है। अब बात करते हैं आगे कि पाइप ए को 1 घंटे चलाने के बाद, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि पाइप 4 घंटे चलने के बाद वो एक टंकी भरता है, लेकिन अगर वो एक भाग उसको भरने के लिए कितने समय लगेंगे, 1/4, क्योंकि 1 घंटा चला है तो 1 घंटा में 1/4 भाग क्या होगा, भर देगा। ठीक है, 1 घंटा में 1/4 भाग भरेगा। ठीक, तो यहाँ से समझिए कि शेष कितना बचा, शेष भाग कितना बचा है। अभी ए ने भरना शुरू किया है, 1 घंटे में 1/4 भाग भरा है, तो शेष यही बचेगा कि 3/4 शेष बचेगा। अब ये 3/4, उसके बाद यहाँ प्रश्न में देखिए कि पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। अभी 3/4, अभी ये हटा नहीं है, ये काम कर रहा है, लेकिन पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। अब ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, और हमको पता है कि ए और बी दोनों किसी भी टंकी को पूरी तरह से भरने में 3 घंटे लेते हैं। ठीक है, तो 3/4 भाग करने में वो कितना समय लेंगे, 3/4 गुणे 3 घंटे, मतलब 9/4 घंटे वो दोनों मिलकर, जो 3/4 बचा है भाग ना, उसको 9/4 घंटे में भर देंगे। ठीक, अब आपको पता है ये टोटल 1 घंटे में पहले से ही यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो इसको भी इसमें जोड़ लेंगे। 1 + 9/4, इस तरह से आ जाएगा 13/4, मतलब 3 सही 1/4 घंटे। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन में मिनट घंटे में दिया हुआ है, तो 3 घंटे तो आपको पते हैं, 1/4 को आप क्या करिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 मिनट, मतलब 3 घंटा 15 मिनट, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 3 घंटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। सिंपल सा चीज़ है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये देखिए, ये जो है 5 अंकों की छोटी संख्या है। इसको क्या करेंगे कि 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। देखिए जब इससे डिवाइड करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 900,
900 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें शेष जो बचेगा वो 100 बचेगा, और ये लगभग 11 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, पहले एक ये हो जाएगा 10,000 प्लस 900 में से 100 घटा देंगे तो एक टोटल कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1,800 10,800 जो होगा आ जाएगा। तो ये जो 10,800 है ये 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी, 20 से भी और 25 से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, डी। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी हैं। 75 और 405 के बीच में 3 अंकों की पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 100, 101, 102 डॉट 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 404 होगी। 3 अंकों की कुल संख्या मतलब क्या कि ऐसे निकाल सकते हैं, ए देखिए अंतिम संख्या और पहला संख्या घटाकर 1 जोड़ दें तो हमारा क्या होगा, 3 अंकों की कुल संख्याएं निकल जाएंगी। ये 1 क्यों जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमको इसको भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, 404 अंतिम संख्या है और पहली संख्या क्या है 100, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, आपको निकल आएगा 304। ठीक है, कितना आ जाएगा 304। उसके बाद एक और जोड़ना है तो ये 305। मतलब ये कि 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्या कितनी होंगी, 305। देखिए यहाँ से समझिए कि 75 के बाद 100 ही आएगा जो पहला होगा, और 405 के बीच में जो होगा वो इससे पहले 404 ही होगा। तो इस तरह से 100 के बाद तो सारी संख्याएं 404 तक की 3 अंकों की होंगी, वही पूछा जा रहा है कितनी होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16% के लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था, उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि कितना प्रतिशत होता। सिंपल सी चीज़ है, आपको सवाल देखिए क्या कर रहा है। सवाल आपका है कि जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है पहले वो 435 रुपया है और लाभ कितना ले रहा है 16% का। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 435 का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/116 से मल्टीप्लाई, यहीं CP बराबर हमने बताया था आपको फॉर्मूला शुरू में, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस रहेगा तो लाभ और माइनस रहेगा तो हानि। ये फॉर्मूला बताया था, इस पर आप रख दीजिए और यहाँ से आप निकाल लीजिए CP मतलब क्रय मूल्य निकाल लीजिए, और यहाँ से क्रय मूल्य आपको कितना आ जाएगा 375 रुपया क्रय मूल्य। अब जब आपको 375 क्रय मूल्य पता है तो फिर से इसी फार्मूला पर रख लीजिए 375 क्रय मूल्य, और वो जो विक्रय मूल्य आपसे बोल रहा है कि 330 में बेचा जाए, अब तो 330 में बेच दीजिए 100। अब यहीं पर आपको देखना है कि आपको निकालना है हानि, तो 100 माइनस x। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल x इक्वल टू आएगा आपका 12%। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 12%, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सोल्यूशन आप अपने से करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, और हमारे सोल्यूशन से क्या होगा, हम आपको अगर सोल्यूशन भी दे देंगे तो आप यहीं पे इसको रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका रिवीजन आप करिए, बार बार इसी प्रश्न को दोहराइए, आपको सारी चीज़ें यहीं पे डाउट जो भी होगी क्लियर हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी। देखिए, जब रेलगाड़ी समान दिशा में चलती है तो ये क्या होता है, और जब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलता है तो क्या होता है। यहीं पर लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि उनके चाल में डिफरेंस कभी होता है तो कभी चाल में क्या होता है, चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जब एक ही दिशा में चल रही हूँ तो ये देखिए कभी मिलेंगे नहीं, तो इस हिसाब से माइनस हो जाएगा। लेकिन जब ये अपोजिट दिशा में चाहिए आकर यहाँ पे जब भिड़ेंगी तो ये एक ऐसे विध्वंसक होगा, यहाँ विस्फोट होगा इस तरह से। तो ये देखिए प्लस के सिंबल जैसा बन रहा है पूरा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रश्न में
देखिए जब यही हो, चाल बराबर दूरी बटा समय आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे चाल कितनी है, आप चाल तो देखेंगे ही। तो यहाँ पे चाल देखिए, 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। दूरी कितनी है, 550 मीटर। अब देखिए जहाँ पे जैसे ही आपको दिखा कि 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है हम लिख दे रहे हैं 550 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, लेकिन यहाँ पे रेलगाड़ी भी तो क्रॉस कर रही है। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी अगर यहाँ से आई और यहाँ से टच की, ये जब तक नहीं क्रॉस करेगी जब तक ये पीछे से टच नहीं करती। तो मतलब ये रेलगाड़ी की लंबाई भी उसमें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी होगी, जुड़ जाएगी। मान लीजिए एल है, 36 सेकंड में पार करती है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमको यल की जो है वैल्यू पता हो जाएगी। ठीक है, तो यल की वैल्यू कितनी आएगी, 150। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसका 150 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, लास्ट प्रश्न है ये आज का। तो इस सेट का ये प्रश्न जो है, इससे पहले हमने एक सवाल बताया वर्गमूल निकालने के लिए। तो वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, 50 41 लेंगे, इसका क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने के बाद देखिए 7 से जाएगा, ठीक है, 7 से कितनी बार, 7 बार। ठीक, तो ये जो 7 गया ये 49 हो जाएगा, 7 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और जो 49 एक यहाँ पे शेष बचेगा, फिर 4 1 उतरेगा। देखिए यहाँ पे 1 करेंगे तो ये 1 से 1 4 1, मतलब 1 बार गया था इस तरह से। तो इसको अब जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं जब यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से 71 आ गया, ये जो 71 है ऑप्शन नंबर डी में आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एनटीपीसी का आप देख रहे हैं कि लेवल क्या है, किस तरह से हाई लेवल के भी सवाल हैं और निम्न लेवल के भी सवाल हैं, लो लेवल के भी सवाल हैं। लेकिन जो भी प्रश्न है आपको सारे सॉलिड और बेसिक चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये मैथ का था। इससे के अलावा रीजनिंग और जीएस के भी सीरीज चल रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, और जब नेक्स्ट सेट में मिलेंगे तो इसके आगे और भी बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और शेयर खूब करिए, जिससे सारे बच्चों को, जितने भी बच्चों के पास पहुँचे उनको क्या हो, फ़ायदा हो।